आज हम इस वीडियो में MCS 024 जून 2021 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसको आप लोगों के लिए पूरी तरह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग इसके सारे ये जो आंसर हैं इनको अच्छे से समझ पाएँ। ये MCS 24 का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आप ये सब पढ़ सकते हो और ये अब यहाँ से मैं इसके सारे क्वेश्चन का आंसर कराना स्टार्ट करूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं इनके आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आप लोग इसके आंसर को अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आप इग्नू स्टडी सेंटर चैनल सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आते ही BCA की क्लासेस की प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखेंगी, तो इन पर आप क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिखेंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर आपको इसमें जाना है और इसमें आपको जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊँगा तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, यहाँ पर सब्सक्राइब करके और इसका बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोचेस को कंपेयर करना है, यानी इनका डिफरेंट देखना है कि इनमें क्या डिफरेंट है। डिफरेंट बिटवीन प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड साइलेंट फीचर, यानी इसमें साइलेंट फीचर्स भी हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच डिफरेंट भी है। तो यहाँ पर डिफरेंट में आप 2.2-3 पॉइंट लिख सकते हैं और उसके बाद में ये सारे इसके साइलेंट फीचर इसके बाद के जो हैं, जैसे मेथड, डिवीज़न ऑफ प्रोग्राम, तो इसको जैसे यहाँ पर लिखना प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके बाद में ये सारी चीज़ें उसके बाद में ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिख देना फीचर्स में, जो इसके सही है। मतलब एडवांटेज सिर्फ लिखना, ठीक है, डिसएडवांटेज ना लिखना फीचर्स में। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यहाँ पर डिफिनेशन और सिक्योरिटी ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, इसके बीच के अंतर यानी डिफरेंट। यहाँ से लिख कर के जितने भी इसके एडवांटेज हैं उनको आप इसके साइलेंट फीचर्स में लिख देना। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला बोल सकता है कि कंपेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोचेस, तो ये भी हो गया। साइलेंट फीचर्स भी दे सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकते हैं और कई सारी चीज़ें इस एक आंसर से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने थोड़ा इसका ज़्यादा रखा है जिससे आपको समझ में आ सके, तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक्स यूज़ ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर ब्रेकिंग डाउन अ टास्क इनटू कलेक्शन ऑफ रूटीन्स और सब रूटीन्स। ये रूटीन्स और सब रूटीन में टास्क को तोड़ती है और वेरिएबल्स में फॉलोइंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो सीक्वेंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको ये क्या करती है रूटीन्स और सब रूटीन्स में, और इसमें मेथड्स होते हैं। इट कैरीज आउट ईच स्टेप सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर सो दैट अ कंप्यूटर इजीली गेट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अब ये वाला देखो, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेस ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज़ करती हैं फॉर क्रिएटिंग मॉडल बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अनुसार मॉडल को क्रिएट करती हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको रियल वर्ल्ड से जोड़ती है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस है, इसमें ऑब्जेक्ट या फिर रियल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। दिस मॉडल मेक्स इट वेरी ईजी फॉर यूज़र टू मॉडिफाई एज वेल एज मेंटेन द एग्जिस्टिंग कोड while new objects get created by inheriting the characteristics of the present ones। इसमें इनहेरिटेंस भी होता है, यानी जैसे कैमरा क्लास एक बनाई, यानी कैमरा के सारे उसमें ऑब्जेक्ट, फीचर्स, फंक्शन सब कुछ होंगे, ठीक है। तो उस क्लास से हम एक मोबाइल क्लास भी इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट मतलब उसके सारे फीचर्स, कैमरा क्लास के सारे फीचर्स हम मोबाइल क्लास में यूज़ कर सकते हैं और उसको इनहेरिट करके हमको उसको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। उस कोड को, जो कैमरा क्लास का कोड लिखा है, उसको हमको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उसको इनहेरिट कर लेंगे, यानी उसको एक्सटेंड कर लेंगे उस क्लास को और दूसरी क्लास एक मोबाइल क्लास बनाएंगे, उसमें ऐड कर लेंगे उसके सारे फीचर्स, बस उसका नाम लिखने से ही ऐड हो जाएंगे। सिक्योरिटी में प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेस सिक्योर होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 मोड हमको मिलते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड।
तो हम चाहे जिस भी मोड में कोड कर सकते हैं। जिसको चाहे परमिशन दें अपने कोड को एक्सेस करने की, जिसको चाहे परमिशन ना दें। तो यहाँ पर 3 मोड में काम हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। यहाँ पर कोई मोड नहीं होते हैं, यहाँ पर सब पब्लिक ही होता है। द मेन प्रोग्राम गेट्स डिवाइडेड इनटू माइन्यूट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। यानी जो मेन पार्ट होता है, जो मेन फंक्शन होता है, आपने सी लैंग्वेज में कोडिंग की होगी तो उसमें आप देखते होंगे कि आप उसमें मेन फंक्शन बनाते हो, एक इंट मेन नाम से फंक्शन बनाते हो, और उसके अंदर आप जो भी फंक्शन बाहर लिखते हो उन फंक्शंस को उसमें ऐड करते हो। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जो मेन प्रोग्राम है वो आप कुछ फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो, यानी उन फंक्शंस को मेन प्रोग्राम से आप कॉल करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी इसमें क्लासेस होती हैं, इसमें सारी क्लासेस होती हैं। जावा में क्या होता है, जब तक क्लासेस नहीं होंगी तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। यानी सारा जो भी प्रोग्राम बनता है वो सब अलग अलग क्लासेस में बनता है। जैसे एक साइकिल की क्लास हो गई और एक मेन क्लास हो गई, जिससे हम उस साइकिल के क्लास के सारे जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मतलब मेथड्स उनको कहा जाता है। उसके अंदर जो भी क्लासेस के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं, और उसके अंदर के वेरिएबल्स उनको हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हेंस इट डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू माइन्यूट चंक्स नोन एज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार इनको डिवाइड करते हैं। दीज आर एक्चुअली इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। यानी ये सब क्या होते हैं, क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं, यानी क्लासेस से बने होते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं डिवाइड करने का, डिवीज़न ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के डिवीज़न के आधार पर देखते हैं कौन अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू स्मॉल प्रोग्राम एंड रेफर्स टू देम एज फंक्शंस। ये उनको जो डिवाइड करती है उनको फंक्शंस बोलती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट एंड रेफर टू देम एज ऑब्जेक्ट्स। और उनको क्या बोलती है, ये ऑब्जेक्ट्स बोलती है। ये फंक्शंस बोलती है उनको, जो भी डिवाइड करती है अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको ये फंक्शंस बोलती है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और ये क्या बोलती है उनको, ये ऑब्जेक्ट बोलती है। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है सी और इसका एक एग्जांपल है जावा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ डाटा। अवेलेबल डाटा इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली विद इन द सिस्टम फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। यहाँ पर फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डाटा जाता है, यानी डाटा किसी भी फंक्शन में जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग द कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शंस। यानी अगर जैसे हम कोई क्लास बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप जावा में देखते होंगे कि क्लास जब भी बनती है, आपने C++ भी देखा होगा, तो उसमें देखो क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास में हम जैसे कोई भी प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हैं, तो हम उन वेरिएबल्स को यानी उन डाटा को हम किसी भी बाहरी फंक्शंस को अगर हम एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शन बनाएंगे जिससे वो एक्सेस कर पाए। अब उसके बाद में है अप्रोच। अप्रोच के आधार पर ये फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच, और ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इम्पॉर्टेंस के आधार पर इम्पॉर्टेंस टू द फंक्शन, ये फंक्शंस को इम्पॉर्टेंस देता है। और ये क्या करता है, ये डाटा को इम्पॉर्टेंस देता है, ना कि फंक्शंस को। और उसके बाद में है ओरिएंटेशन। इट इज़ स्ट्रक्चर प्रोसीजर ओरिएंटेड, और ये तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। टाइप ऑफ डिवीज़न, इट डिवाइड्स इन फंक्शंस। ये फंक्शंस पर डिवाइड करती है, ये तो आपको पता ही ना। इट डिवाइड द एंटायर प्रोग्राम इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स के आधार पर डिवाइड करती है। और इनहेरिटेंस इसमें नहीं होता है ना, आपको पता ही है कि इसमें होता है। इसमें आप किसी भी रूप में इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक रूप में एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ओवरलोडिंग इसमें नहीं होती है, इसमें आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको ओवरलोडिंग भी बताऊंगा कि ओवरलोडिंग क्या होगी, उसको हम आगे नेक्स्ट, इसका एक क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये अभी फंक्शन ओवरलोडिंग आगे आपको मैं बताऊंगा। अब देखो रीयूजेबिलिटी के आधार पर, तो इसमें रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड नहीं होती है, यानी हम कोड को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हमको लिखना ही पड़ेगा। अगर किसी प्रोग्राम को बनाना है तो हमको कोड को दोबारा लिखना ही पड़ेगा।
और यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफर्स द फीचर्स टू रीयूज एनी एग्जिस्टिंग कोड इन इट बाय यूटिलाइजिंग अ फीचर नोन एज इनहेरिटेंस। यानी हम इसमें क्लास को, जो बनी बनाई क्लासेस होती हैं उनको हम इनहेरिट करके हम उसके कोड को यूज़ कर सकते हैं। यानी हमको उस क्लास को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उस क्लास का नाम लिख के हम उसके क्लास के सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जो भी प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक हैं। अब मोड्स के आधार पर यहाँ पर कोई मोड नहीं होता है एक्सेस का, यहाँ पर 3 मोड होते हैं। हमको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, प्रोटेक्टेड में आप कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिस ऑफ वर्ल्ड, ये अनरियल वर्ल्ड पर बेस होता है, यानी ये कोई रियल वर्ल्ड पे बेस नहीं होता है, और ये रियल वर्ल्ड पे प्रोग्रामिंग बेस होती है। यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। इसका एग्जांपल है सी, फोर्टेन, वीबी एंड पास्कल। इसका एग्जांपल है जावा, सी प्लस प्लस, VB.NET, पाइथन एंड C#.NET। अब देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, यू कैन आल्सो मेक डायग्राम्स। मैंने यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है, ब्लॉक 1 पेज 15 से 17 के बीच में आपको 3 डायग्राम मिलेंगे, तो उनको आप देख लेना। आप वहाँ पर देख सकते हैं, बेटर वे से एक्सप्लेन है। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, यानी दूसरा वाला, व्हाट इज़ डायनेमिक बाइंडिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग। अब हम यहाँ पर बताएंगे डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है। तो इफ़ अ बॉडी ऑफ द मेथड एट रन टाइम इज़ बाउंडेड टू अ मेथड कॉल, देन इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। ये रन टाइम पर डिसाइड करता है कि किस मेथड को कॉल करना है। दिस इज़ बिकॉज द मेथड फंक्शनलिटी इज़ डिसाइडेड एट रन टाइम बाई एन ऑब्जेक्ट इन JVM। ये JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा डिसाइड होता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है रन टाइम पर। और डायनेमिक बाइंडिंग इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक फंक्शन को आप कई सारे कार्य करने के लिए बना सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग द मेथड इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द कंपाइलर, यानी कंपाइलर के द्वारा ये डिसाइड नहीं किया जाता है कि कौन सा मेथड रन होगा। ओवर राइडिंग अ मेथड इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग इन जावा, यानी जावा में जो मेथड ओवर राइडिंग होती है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है डायनेमिक बाइंडिंग का जावा में। अब यहाँ पर एडवांटेजेस हैं ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंपाइलेशन टाइम पर उसकी आवश्यकता होती है, वाइल इन डायनेमिक बाइंडिंग नो इन्फॉर्मेशन रिमेन्स अवेलेबल बिफोर रन टाइम। ये रन टाइम पर पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है, क्या कैसे करना है, वो रन टाइम पर पता चलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का C, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल। फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग हमको अलाउ करता है डिफरेंट मेथड्स टू हैव द सेम नेम। यहाँ पर देखो एक फंक्शन सम नाम से बना है और यहाँ पर दूसरा भी फंक्शन मैंने सम नाम से बना दिया, यानी 2 फंक्शन एक ही सेम नाम के। देखो यहाँ पर भी सेम नाम है सम, यहाँ पर भी सम नाम है, लेकिन यहाँ पर बस क्या होता है, यहाँ पर पैरामीटर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 इंटीजर हैं, यहाँ पर ये 3 इंटीजर हैं, यहाँ पर ये 2 डबल हैं, यानी पैरामीटर हम कुछ भी कर दें लेकिन फंक्शन का नाम तीनों में सेम है, तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर देखो ये मेथड है, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड और ये तीसरा मेथड। ये 3 इंटीजर को ऐड करता है, ये 2 इंटीजर को ऐड करता है, ये 2 डबल को ऐड करता है। यहाँ पर जैसे हमने 10 और 20 दिया यानी 2 इंटीजर दिया, तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा और ये वाला कार्य कर देगा, और ये दोनों फंक्शन फिर कार्य नहीं करेंगे। मतलब इसके लिए ये वाला फंक्शन ऊपर वाला ये वाला फंक्शन कार्य कर देगा, और इन तीनों के लिए ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ये और ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि हमको इसी से मतलब रहेगा ना, क्योंकि ये हमको 3 चाहिए ना, 3 ऐड करके चाहिए। ये इसका एक ऑब्जेक्ट S बनाया और इस S नाम के ऑब्जेक्ट से हम इसमें जो सम वाले फंक्शन हैं उनको हम कॉल कर पा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब आप इसको समझ ही गए होंगे, बस यहाँ पर हमको अब पढ़ना है। मेथड ओवरलोडिंग अलाउज डिफरेंट मेथड टू हैव द सेम नेम। यहाँ पर देखो ये सारे सेम नेम है, बट डिफरेंट इनपुट पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पर देखो डिफरेंट इनपुट पैरामीटर हैं और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ। यहाँ पर इंटीजर और यहाँ पर डबल भी कर सकते थे, मिक्सचर भी ले सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर अर्ली बाइंडिंग के रूप में भी जावा में जाना जाता है। इन मेथड ओवरलोडिंग कंपेयर्ड टू पेरेंट आर्गुमेंट चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी इन सबको
ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कोई इससे ऊपर क्लास होती जिसको हम एक्सटेंड करके ये चाइल्ड क्लास उसकी बनाते। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1D। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। बेल आइकन सबसे ज़रूरी है, उसको ज़रूर ऑन कर लेना, नहीं तो आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिल पाएंगी। अब क्वेश्चन 1D है, एक्सप्लेन वाई द मेन मेथड इन जावा इज़ ऑलवेज स्टैटिक। यानी जो मेन मेथड होता है जावा का वो हमेशा स्टैटिक ही क्यों होता है। यहाँ पर ये देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन मेथड है और यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टैटिक लगाया है। तो ये क्यों होता है इसको अभी जानते हैं। जावा मेन मेथड इज़ ऑलवेज स्टैटिक, ये तो हम जानते हैं। सो दैट कंपाइलर कैन कॉल इट विदाउट द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बिफोर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इससे क्या होता है, कंपाइलर इसका बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको कॉल कर सकता है। जैसे मैं बताता हूँ अभी, देखो यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक वाइड गेट बुक नाम से फंक्शन बनाया है और यहाँ पर मैंने उसको कॉल कर दिया है और इसका मैंने यहाँ पर देखो कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। बुक डॉट गेट बुक इन्फो, बस इसको तुरंत कॉल किया और ये आउटपुट ये दे देगा, वेलकम टू इग्नू स्टडी सेंटर। यहाँ पर देखो ये वाला फंक्शन लिखा है ना, ये मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट बुक। ये स्टैटिक फंक्शन है ना, ये दूसरी क्लास है, ये बुक क्लास है और बुक क्लास के फंक्शन को, बुक क्लास के ये स्टैटिक फंक्शन को, गेट बुक इन्फो नाम के फंक्शन को हम यहाँ पर पब्लिक क्लास टेस्ट में बुक डॉट गेट इन्फो नाम से बस इसको कॉल कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमने देखो सम फंक्शंस के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है एस नाम से, तभी हम इसको एस से हम इसको कॉल कर पा रहे हैं। एस डॉट सम यहाँ पर हम कॉल कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट बुक, ये वाला फंक्शन क्या है, स्टैटिक फंक्शन है। तो हम इसको बस इसका बुक डॉट गेट बुक इन्फो इस क्लास का नाम और ये फंक्शन, बस इन दोनों को लिखकर हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसका हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेन मेथड इसीलिए स्टैटिक होता है क्योंकि हमको इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक रखते हैं। और यहाँ पर इसके और पॉइंट है, इन एनी जावा प्रोग्राम द मेन मेथड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द कंपाइलर स्टार्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं क्योंकि हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। इफ़ द मेन इज़ अलाउड टू बी नॉन स्टैटिक देन वाइल कॉलिंग द मेन मेथड JVM हैज़ टू इनिशिएट इट्स क्लास। यानी इसकी क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में तब हम इस मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं। जो कि हम इसको डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं ना, ये पब्लिक फंक्शन होता है, ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है अपने आप। यहाँ पर इसके 3 पॉइंट और लिखे हैं, इनको आप पढ़ लो। और यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा कितना हुआ। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन अभी करा दिए हैं 5-5 नंबर के, ये आपके 20 नंबर इसके रेडी हो गए। ये 4 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के और क्वेश्चन नंबर 4 के। और मैं अभी आपको फिर से एक बार कह देता हूँ कि आप इस BCA क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जो भी आपके नए नए वीडियोस बन रहे हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनसे आप आसानी से समझ सकते हैं।